नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। यूएन रिपोर्ट की चेतावनी, इजरायल को हथियार सप्लाई करना भारत को पड़ेगा भारी, केस चल सकता है। पाकिस्तान वार्ता से पहले ट्रंप बोले ईरान को बातचीत करनी ही होगी वरना होगी तबाही। ईरान ठुकरा रहा बातचीत का रास्ता, कहा अमेरिका की सरेंडर शर्तों पर नहीं होगी बात। हंगरी में सत्ता परिवर्तन के बाद नए पीएम की चेतावनी, नेतन्याहू आए तो होंगे गिरफ्तार। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सवाल, 700 लोगों ने की शिकायत। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने कहा कि भारत द्वारा इजरायल को हथियार देना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। इस रिपोर्ट में गजा को एक बड़ा टॉर्चर कैंप बताया गया है। यूएन एक्सपर्ट फ्रांसिस्का अल्बानीज ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ रहा है। भारत ने जंग के बीच इजरायल को रॉकेट और विस्फोटक भेजे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ये कदम भारत को कानूनी मुश्किल में डाल सकता है। इजरायल में हजारों फिलिस्तीनियों को बिना किसी जुर्म के कैद किया गया है। वहां बच्चों और बुजुर्गों के साथ जेलों में अमानवीय बर्ताव हो रहा है। अल्बानीज ने चेतावनी दी कि सहयोगी देशों को भी जिम्मेदारी तय होगी। भारत का इतिहास उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने का रहा है, लेकिन अब भारत अपने पुराने सिद्धांतों को विपरीत खड़ा नजर आता है। हथियारों की सप्लाई करना सीधे तौर पर युद्ध अपराधों में शामिल होना है। कोर्ट में इन फैसलों के खिलाफ भारत सरकार को जवाब देना पड़ सकता है। दुनिया देख रही है कि भारत इस संकट में क्या रुख अपनाता है। आम जनता की सहानुभूति फलस्तीन के साथ है, पर नीतियां अलग हैं। अब भारत को अपनी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी समझनी होगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इजरायल को हथियार भेजकर बड़ी गलती कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है इस वजह से भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस चल सकता है। ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भारत के लिए एक बड़ी नैतिक हार भी है। कभी भारत ने खुद गुलामी के खिलाफ लड़कर दुनिया को इंसाफ का रास्ता दिखाया था। आज वही भारत जुल्म करने वालों का साथ देकर अपने ही इतिहास को धोखा दे रहा है। भारत के बड़े नेता और विचारक हमेशा से मजलूमों के हक में खड़े रहे, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियां उस गौरवशाली अतीत के बिल्कुल उलट नजर आती हैं। जैसे इटली में सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है, वैसे ही भारत में भी हो सकती है। रिपोर्ट में ये सब कहा गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसे बातचीत की मेज पर आना ही होगा वरना वो बुरे नतीजे भुगतेगा। पाकिस्तान में होने वाली बड़ी बैठक से पहले राष्ट्रपति ट्रंप काफी आक्रामक मूड में हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को झुकना ही पड़ेगा। ट्रंप का मानना है कि ईरान के पास अब समझौते के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बात नहीं बनी तो ईरान को बड़ी मुसीबत झेलनी होगी। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत कभी नहीं देंगे। उनके मुताबिक पिछले दिनों की गई सैन्य कार्रवाई अमेरिका के लिए बहुत जरूरी थी। राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि ईरान के साथ एक अच्छी डील जरूर होगी। अगर समझौता हुआ तो ईरान एक बार फिर अपने देश को संवार सकेगा। ट्रंप को पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत का अंत बहुत सुखद रहने वाला है। इससे पूरी दुनिया में शांति आएगी और हर कोई इस फैसले से खुश होगा। हालांकि ईरान के तेवर अभी भी अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिका के भारी दबाव और नाकेबंदी के बीच ईरान ने फिलहाल पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार किया। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका की अवास्तविक शर्तों के आगे नहीं झुकेगा। सबसे बड़ा विवाद समुद्र में लगाई गई व्यापारिक नाकेबंदी को लेकर फंसा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक ये नाकेबंदी नहीं हटती बातचीत बेकार है। उसका मानना है कि अमेरिका जंग की अपनी हार को बातचीत से जीतना चाहता है। जहां ईरान की ओर से लगातार बातचीत न करने की खबरें आ रही हैं, वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए मंगलवार को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंस के साथ ट्रंप के खास सलाहकार भी इस मिशन पर होंगे। इस्लामाबाद में होने वाली इस मीटिंग में जंग रोकने के रास्ते तलाशे जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोमवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीज फायर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। अराक्ची ने कहा कि ईरान सभी पहलुओं पर गौर कर रहा है और जल्द ही तय करेगा कि आगे क्या करना है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका की तरफ से की जा रही उकसावे वाली कार्रवाई और सीज फायर का लगातार उल्लंघन कूटनीति के रास्ते में बड़ी बाधा है। हंगरी के नए पीएम पीटर माग्यार ने कहा कि अगर इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू बुडापेस्ट आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। नए पीएम माग्यार का मानना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया है कि हंगरी अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत के नियमों को मानेगा। इससे पहले हंगरी के पुराने पीएम नेतन्याहू के काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे। पुरानी सरकार तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत से बाहर
निकलने की तैयारी भी कर चुकी थी, लेकिन अब सत्ता बदलते ही हंगरी ने अपनी पुरानी दोस्ती को किनारे कर दिया है। नेतन्याहू पर गजा जंग के दौरान युद्ध अपराधों में शामिल होने का आरोप है। अब अगर वो हंगरी की जमीन पर कदम रखते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। 700 से ज्यादा लोगों ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत की है कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक 700 से ज्यादा लोगों ने शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि पीएम ने 18 अप्रैल के अपने राष्ट्रीय संबोधन में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। शिकायत में कहा गया है कि यह भाषण दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया गया, जो जनता के पैसों से चलते हैं। आरोप है कि इस मंच का इस्तेमाल विपक्ष पर निशाना साधने और राजनीतिक प्रचार के लिए किया गया और यह नियमों के खिलाफ है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि चुनाव के दौरान सत्ता में बैठी सरकार को सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए, वरना चुनाव में बराबरी का मौका खत्म हो जाता है। अब मांग की गई है कि चुनाव आयोग तुरंत जांच करे, भाषण की जांच करे और अगर नियम टूटे हैं तो सख्त कार्रवाई हो। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर इस भाषण को पहले से अनुमति मिली थी तो बाकी पार्टियों को भी उतना ही समय दिया जाए और अगर अनुमति नहीं थी तो इस भाषण को सभी सरकारी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। चुनाव आयोग ने बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले निष्पक्ष वोटिंग का भरोसा दिलाया है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग अब बस 2 दिन का समय बचा है। चुनाव आयोग ने वादा किया है कि इस बार चुनाव बिल्कुल साफ सुथरे होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोटिंग पूरी तरह पारदर्शी होगी। इस बार बंगाल में ना तो हिंसा होगी और ना ही किसी को डराया जाएगा। बूथ जाम करने या फर्जी वोट डालने वालों पर आयोग की कड़ी नजर है। सरकारी कर्मचारी भी अब चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बंगाल में 2 चरणों में यानी 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 4 मई को पता चलेगा कि बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा। चुनाव आयोग ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ओडिशा में करीब 9,80,000 वोटरों के नाम चुनावी लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से राज्य में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने शिकायत की है कि वो जिंदा हैं फिर भी नाम कट गया। आरोप है कि अफसरों ने बिना घर गए नाम लिस्ट से हटा दिया। अब चुनाव आयोग ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर की। आयोग ने आदेश दिया है कि अब हर घर जाकर दोबारा वेरिफिकेशन होगा। बिना नोटिस और पक्की जांच के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। करीब 2 लाख नए आवेदनों को भी अभी जांच के लिए रोक दिया गया है। अफसरों से कहा गया है कि वो हर एक नाम की बारीकी से जांच करें। अगर किसी की मौत हुई है तो परिवार से पूछना जरूरी होगा। फर्जी नामों को हटाने के चक्कर में असली वोटर ना छूट जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। इस पूरी प्रक्रिया से आम जनता में काफी उलझन और चिंता बनी हुई है। अब देखना होगा कि सुधार के बाद लिस्ट में कितने नाम वापस जुड़ते हैं। पीएम मोदी के निर्देश पर एनएसए अजीत डोभाल अचानक सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। रियाद पहुंचते ही डोभाल ने वहां के बड़े मंत्रियों के साथ लंबी बैठकें की। उन्होंने अपने समकक्ष मुसाद अल एबन से सुरक्षा और शांति पर चर्चा की। इसके साथ ही डोभाल ने सऊदी शाही परिवार के प्रभावशाली शहजादों से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में तेल, ऊर्जा और युद्ध के बढ़ते खतरों पर बात हुई। सऊदी अरब में भारत के पुराने दोस्त सऊद अल सती ने उनका स्वागत किया। दरअसल खाड़ी देशों में जारी जंग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता है। भारत चाहता है कि सऊदी अरब के जरिए इलाके में शांति का रास्ता निकले। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.